नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम महाराष्ट्र से कर रहे हैं। नवनीत राणा की गिरफ्तारी हो चुकी है और नवनीत राणा की जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा के जवाब में अब एनसीपी की महिला नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास के सामने नमाज, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, नवकार मंत्र के पाठ की अनुमति मांगी है। उत्तर मुंबई से एनसीपी नेता फहमिदा हसन खान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस बात की इजाजत मांगी है। फहमिदा हसन का कहना यह है कि वो हमेशा अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ और दुर्गा पूजा करती हैं, लेकिन जिस तरह से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जागना अब जरूरी हो गया है। हम सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ गए सुनील सिंह फोन लाइन पर। सुनील, अब वही बात है कि राजनीति तो शुरू हो ही गई है इस पे और अब एक के बाद एक इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि जब एक पार्टी करती है तो फिर दूसरी पार्टी कहीं ना कहीं मौके निकाल रही है सरकार को यहाँ पर घेरने के लिए। बिल्कुल अदिति, इस समय देश और राज्य में यही राजनीति चल रही है। एक दूसरे को कैसे पटखनी दी जाए और कैसे धर्म का इस्तेमाल करके समाज में शांति भंग की जाए, तनाव फैलाया जाए। यहाँ पर 2 दिनों हमने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह से मुंबई में सांसद नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा ने जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास से हनुमान चालीसा पढ़ने की, उसके बाद शिवसेना वाले उनके सामने, घर के सामने जमा रहे, मातोश्री के सामने जमा रहे और 2 दिन पूरा हंगामा यहाँ पर रहा और राजनीति चलती रही। आखिर में उनकी दोनों की गिरफ्तारी हुई और अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो अब इसी तरह की राजनीति और उसी भाषा में जवाब देने के लिए एनसीपी की, हालांकि कोई बड़ी नेता नहीं है, ये छोटी नेता है, उत्तर मुंबई के कार्याध्यक्ष हैं मुंबई विभागीय राष्ट्रीयवादी कांग्रेस की फहमिदा हसन। अब इन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिख दिया है और ये कहा है कि वो प्रधानमंत्री निवास के सामने जाकर नमाज, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और नवकार मंत्र पढ़ना चाहती हैं। वैसे इन्होंने यहाँ सर्वधर्म संभाव की बात कही है और साथ ये भी कहा है कि चूंकि अगर हनुमान चालीसा पढ़ने से मुख्यमंत्री निवास के सामने से अगर जो शनि लगा है और कोई राज्य में समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं, तो देश इस समय बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई से पीड़ित है, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री निवास के सामने पढ़ा जाए और देश की समस्याओं को निजात दिलाया जाए। ये उन्होंने मांग की है ये एक तरह से राजनीतिक स्टंट ही, लेकिन चूंकि एक राजनीति के जवाब में दूसरी राजनीति है इस तरह की, और लिहाजा जो हनुमान चालीसा की राजनीति फिलहाल चल रही है देश में, वो दिल्ली तक पहुंचती दिख रही है इनके इस पत्र से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर यहाँ पर वो भी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई आ रही है और जिसमें हम सामना की बात करने जा रहे हैं। सामना के संपादकीय में एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा गया है और उसमें लिखा गया है कि हिंदुत्व एक संस्कार, संस्कृति है, हंगामा नहीं है। बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर हंगामा शुरू कर दिया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि ऐसे हंगामे का समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने यहाँ पर सामना में ये लिखा गया है कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ पर पाबंदी नहीं है, मातोश्री पर चालीसा पाठ की जिद आखिर क्यों की गई? इसके पीछे बीजेपी का ही कुंठित दिमाग है। राणा दंपत्ति को आगे कर बीजेपी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, तो साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी पे आरोप लगाया जा रहा है और हंगामा नहीं है हिंदुत्व, ये बात यहाँ पर कही गई है। राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी बौखलाई है, ये भी कहा गया है। तो सुनील, जिस बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे कि ये जो राजनीति है ये बढ़ती चली जा रही है और धर्म का सहारा लिया जा रहा है, तो यहाँ पर अब सामना में एक तरह से जो सरकार पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं महाराष्ट्र में, उसकी भी सफाई एक तरह से देने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे राणा दंपत्ति जो हैं उनको एक तरह से मोहरा बनाने की कोशिश की गई है। देखिए, बिल्कुल केंद्र और राज्य, खास करके महाराष्ट्र राज्य में इस समय बड़ा टकराव चल रहा है और स्थिति ये है कि एक दूसरे के मंत्रियों को किसी भी तरह से कैसे जेल में डाला जाए या नेताओं को जेल में डाला जाए, ये भी कोशिश हो रही है और आरोप भी लग रहे हैं एक दूसरे की एजेंसियों का इस्तेमाल करने के लिए। खास करके राज्य का आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है और बीजेपी यहाँ पर आरोप लगा रही है कि मुंबई पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है उनके खिलाफ। लेकिन इस बीच ये जरूर है कि जिस तरह से नवनीत राणा और रवि राणा ने यहाँ पे हनुमान चालीसा पाठ की घोषणा की मुख्यमंत्री निवास के सामने और यहाँ आए, तो स्वाभाविक तौर पर वो एक एजेंडे के तहत था और उन्हें किसी न किसी तरह की शह तो मिली हुई है। और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी के बाद पीड़ित सुमैया पहुंच गए खार पुलिस स्टेशन, हालांकि बाद में उनकी गाड़ी पर हमला भी हुआ, उनकी कार के शीशे भी टूटे, तो उससे साफ है कि कहीं न कहीं जो शिवसेना का आरोप है कि इसके पीछे बीजेपी है और बीजेपी इनको मोहरा बनाकर आगे कर रही है, उसी के तहत ये संपादकीय लिखी गई है। उन्होंने पोल खोलने की कोशिश की है और खास करके चूंकि राजनीति जो है वो हनुमान चालीसा पे हो रही है, श्री राम पे हो रही है, तो भगवान श्री राम किस तरह से
सत्यवादी थे और उस तरह की जो बातें है, और ये लोग कैसे झूठे हैं। खास करके अगर नवनीत राणा की उन्होंने पृष्ठभूमि को भी यहाँ पर उजागर करने की कोशिश की है कि कैसे उन्होंने झूठे जाति प्रमाण पत्र के जरिए संसद बनी है वो, जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसला भी आ चुका है उसके खिलाफ। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में अभी उसको चुनौती दी गई है, तो वो अभी उससे सुनवाई चल रही है, इससे मिला हुआ है। तो जिनका चरित्र ही या पृष्ठभूमि ही कहीं न कहीं आपराधिक है या फिर गलत है, झूठी है, ऐसे लोग भगवान श्री राम की राजनीति क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये सवाल उठाया गया है कहीं न कहीं शिवसेना की तरफ से। और जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष में कैसे बीजेपी एक लोगों को आगे कर रही है, शिवसेना के सामने मोहरा बना के आगे भेज रही है, ये भी बताने की कोशिश यहाँ पर फिलहाल की गई है। और ये इसी से जोड़कर एक है कि कल जो परसों जो किरीट सोमैया की कार पे हमला हुआ, उन्हें हल्की सी चोट भी आई, उनके शीशे टूटे थे, लेकिन उस तरह से एफआईआर नहीं लिया गया जैसा लेना चाहिए था। तो अब जो है बीजेपी का एक शिष्टमंडल किरीट सोमैया के साथ ही आज दिल्ली में है और केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात कर अपनी शिकायत रखने वाला है कि किस तरह से यहाँ पे पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में शिवसेना ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी जो छवि है उस पर जरा सा भी एक दाग लगे, खासकर चुनाव को लेकर। तो ऐसे में इसीलिए वो अब हिंदुत्व का एक नया यहाँ पर वो लेकर आई है और बीजेपी के ऊपर सवाल भी यहाँ पर वो खड़े कर रही है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बीती रात दोनों को गिरफ्तार किया था, शनिवार रात को, और इस मामले में उन पर देशद्रोह का केस भी दर्ज हुआ। शनिवार रात ही नवनीत राणा की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद खार पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर भी हमला हुआ, जिसमें वो घायल भी हुए। और इसके बाद बीजेपी ने मुंबई में लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का सवाल उठाया और सरकार को कटघरे में यहां पर खड़ा किया गया। शनिवार के दिन उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद से मुंबई में जारी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। शनिवार रात खार पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में पुलिस की ओर से दलील दी गई कि लाउडस्पीकर को लेकर जारी विवाद के बीच नवनीत राणा और रवि राणा ने मुंबई आकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चुनौती दी, जिससे शहर में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। इससे कानून व्यवस्था अस्थिर होने की संभावना थी। इन दोनों को पुलिस ने नोटिस भी दिया। इसके बावजूद वो समाचार चैनलों पर बयान देते नजर आए। पुलिस ने कहा कि इस बात की जांच की जानी है कि क्या यह पीएम मोदी के मुंबई दौरे से पहले न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने और तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में देशद्रोह का भी मामला दर्ज किया है। यह मामला महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। पुलिस की इन दलीलों के बाद अदालत ने नवनीत राणा और रवि राणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई 29 तारीख को होगी। हम 27 तारीख को अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री के बारे में बयान दिया गया है, उसके तहत 124A लगाया गया है। आज पहली बार रिमांड एप्लीकेशन पढ़ने पे ये पता चलता है कि उन लोगों ने रवि राणा और उसकी मिसेस के खिलाफ एक नया एफआईआर तैयार किया है, जो कि 506 ऑफ 22, जो कि रात के 9 बजे के बाद में तैयार किया गया है। हमारे कंप्लेंट के बुनियाद के ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर हुआ 503 ऑफ 22, उसके बाद में उसके अंदर इन लोगों ने 353 की कलम लगाई है। तो इनके प्लान्स एकदम बिल्कुल क्लियर है। It's absolutely dishonesty on the part of the government of Maharashtra as well as the police department. शनिवार रात इसमें एक नया विवाद तब जुड़ गया जब नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद खार पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला किया गया, जिसमें उन्हें चोट लगी। शुक्रवार रात बीजेपी नेता मोहित कंबोज की गाड़ी पर हुए हमले के बाद ये दूसरा ऐसा मामला सामने आया। इसके बाद बीजेपी की ओर से मुंबई में लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाया जा रहा है। ये जानकारी है, 5 ऑफिसर ने कहा हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप जाइए। दरवाजा खोल दिया, 70-80 लोगों ने हमला किया। पत्थर, कांच की बाटलियां, जूते, ऑल विजुअल्स आर अवेलेबल। पुलिस के सामने इतना बड़ा पत्थर फेंका जाता है, उनको जान से मारने का प्रयास किया जाता है।
मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही गलत इस प्रकार की परिस्थिति है। हम केंद्र सरकार से ये निवेदन करने वाले, होम सेक्रेटरी से निवेदन करने वाले कि जो पुलिस अपना कर्तव्य नहीं पहचानती उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जेड प्रोटेक्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता तो आम आदमी को पुलिस कैसे प्रोटेक्ट करेंगी। ये मामला अब लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा से कई आगे बढ़ चुका है। नवनीत राणा के मामले में अब जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी, तो वहीं सोमवार के दिन गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सभी पार्टियों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है ताकि लाउडस्पीकर के मामले में कुछ समाधान निकाला जा सके। लेकिन अब जब सड़कों पर भी हमले शुरू हो चुके हैं तो क्या ऐसे में इन मामलों में कोई समाधान निकलेगा? मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। पुरी में लोग बरसों से साथ रह रहे हैं और आराम से रह रहे थे, लेकिन अचानक हनुमान जयंती के दिन ऐसा कुछ हुआ कि वहां पर माहौल खराब हो गया और अब जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अमन कायम करने की कोशिश की जा रही है। जहांगीरपुरी में दोनों ही समुदायों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहा कि उन्हें अमन ही चाहिए। यात्रा में शामिल लोगों ने सभी से शांति बनाए रखने की भी अपील की और इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपने घरों और छतों से यात्रा पर फूल भी बरसाए। दिल्ली के जहांगीरपुरी का कुशल चौक, हर तरफ चारों ओर दोनों समुदाय के लोग तिरंगा लिए अमन का पैगाम देते हुए। जो लोग यात्रा में शामिल नहीं हुए वो अपने छतों और छज्जों से लोगों पर फूलों की वर्षा से स्वागत करते हुए हर तरफ शांति बनाए रखने की अपील। ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लड़ाई झगड़े से किसी का फायदा नहीं होता, सिर्फ भाईचारा। हम सब एक हैं। भाईचारा बनाना है, सभी को सिखाना है, सभी प्रेम से रहो। आपसी भाईचारा लगता है फिर से क्या मुझे? हमें तो भाईचारा चाहिए, यही चाहिए। शनिवार को इसी जगह पर हनुमान जयंती के दौरान हुई हिंसा में माहौल खराब हो गया था। रही सही कसर इलाके में हुई अतिक्रमण अभियान ने पूरी कर दी। हालात कंट्रोल करने के लिए पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया। हफ्ते भर की मशक्कत के बाद शुक्रवार को दोनों समुदाय की अमन समिति की बैठक हुई। फैसला लिया गया कि आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। फिर से धीरे धीरे नॉर्मलसी रिस्टोर हो रही है और पुलिस ने भी अपना अरेंजमेंट यहाँ पे काफ़ी स्केल डाउन कर दिया है। तो कम्युनिटी आपस में मिलजुल के रहना चाहती है, तो हम इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आज इस तिरंगा यात्रा के द्वारा ये एक संदेश देना चाहते थे कि अब हम फिर से मिलजुल के रहेंगे और भाईचारा रहेगा। अमन कमेटी के प्रयास और तिरंगा यात्रा से जहांगीरपुरी में जिंदगी अब फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद है। तिरंगा यात्रा के जरिए कोशिश है आपसी भाईचारे, प्रेम मोहब्बत को फिर से बहाल करने की, गंगा जमुनी तहजीब को फिर से आबाद करने की, जिसके लिए यह देश जाना जाता है। जहांगीरपुरी दिल्ली से कैमरामैन जेबीएल थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। उधर लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को सरेंडर के लिए 7 दिनों का वक्त दिया था। इस साल फरवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट से आशीष को जमानत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर कई सवाल उठाते हुए आशीष की जमानत रद्द कर दी थी। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 4 किसानों और 1 पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी और आशीष मिश्रा पर ही थार एसयूवी से किसानों को कुचलने का आरोप लगा था। सीबीएसई के 10वीं, 11वीं और 12वीं के सिलेबस से कई खास पाठ हटाने पर विवाद हो गया है। 10वीं के पाठ्यक्रम से लोकतंत्र और विविधता का पाठ हटा दिया गया है। इसके अलावा मुगल दरबारों का इतिहास, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे पाठ हटाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मशहूर शायर फैज अहमद फैज की 2 नज़मों को भी हटा दिया गया है। 15 साल की कोपल शर्मा 10वीं की छात्रा हैं। उनकी नए सत्र की पढ़ाई इसी महीने शुरू हुई, लेकिन अब अचानक उनका इतिहास और राजनीतिक शास्त्र का पाठ्यक्रम अब बदल दिया गया है। सीबीएसई ने 10वीं के पाठ्यक्रम से लोकतंत्र और विविधता का ये पाठ हटा दिया है। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति सेक्शन के तहत उर्दू के मशहूर शायर फैज अहमद फैज की 2 नज़मों का अनुवाद भी हटा दिया गया है। इसके अलावा
सीबीएसई ने 10वीं, 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम से इतिहास और राजनीति शास्त्र के कई पाठ हटा दिए हैं। जो पाठ हटा दिए गए हैं उनमें मुगल दरबारों का इतिहास, अफ्रीका और एशिया में इस्लामी साम्राज्यों का उदय, गुट निरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध का दौर, औद्योगिक क्रांति के पाठ शामिल हैं। अभिभावकों का कहना है कि इससे छात्रों को कई खास विषयों का ज्ञान नहीं मिल पाएगा। उधर पाठ्य पुस्तक तैयार करने वाले इतिहासकारों का कहना है कि पाठ हटाने की इस प्रक्रिया में उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया। सेशन शुरू हो गया है, पढ़ाई शुरू हो गई है, सिलेबस डिसाइड हो गया है। एकदम से आपने कहा एक दिन उठ के कि ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। अब उन टॉपिक से कुछ टॉपिक डालना भी तो पड़ेगा आपको। भाई पेपर का एक स्ट्रक्चर है, इतने नंबर का ये आता है, इतने नंबर का आता है। बच्चा छोटा कंफ्यूज रहेगा, क्या आएगा क्या आनेगा। इसकी जगह क्या सिलेबस ऐड किया गया है, नोबडी नोज। आपने उठ के एक दिन कह दिया ये काट दिया हमने, ठीक है जी, काट दिया तो काट दिया, क्या कर सकते हैं। My first curiosity is to find out why, because no explanation has been given. I saw the syllabus and I saw the notification also. So I think it's quite arbitrary, and whatever consultation they had done, it's totally hidden from our eyes. It is hidden from teachers and students who are going to use these books. So it's not transparent. And once they give their reaction, then it's possible to comment. 2020 में सीबीएसई ने धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और राष्ट्रवाद जैसे अहम पाठ 11वीं क्लास से हटा दिए थे। तब विपक्ष ने कहा था कि ये स्वीकार नहीं हो सकता और ये एक बड़ी साजिश है। एक साल बाद इन विषयों को पाठ्यक्रम में बहाल कर दिया गया। एनडीटीवी ने ताज़ा बदलावों पर सीबीएसई का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पिछले साल एनसीईआरटी ने कहा था कि कोविड की वजह से शिक्षा पर जो असर पड़ा है उसकी वजह से वो सिलेबस को घटाएगी ताकि बच्चों पर बोझ कम किया जा सके। पर जिन विषयों को हटाया गया है उसकी वजह से कई सवाल खड़े हो गए हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलिन के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर ने ईडी की पूछताछ में दावा किया है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उन्हें एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया था। राणा कपूर के दावे के मुताबिक उस रकम का इस्तेमाल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इलाज के लिए किया गया था। राणा कपूर का ये बयान ईडी की ओर से दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दर्ज है। राजीव गांधी की ये एक पुरानी पेंटिंग है जिसे मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन ने बनाया था, लेकिन अब इसी पेंटिंग को लेकर विवाद हो गया है। यस बैंक के पूर्व सह संस्थापक राणा कपूर ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजीव गांधी की ये पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए उन्हें मजबूर किया और बाद में उसी पैसे से न्यूयॉर्क में सोनिया गांधी का इलाज हुआ। चुप्पी से बात नहीं बनेगी, इस पे स्पष्ट रूप से जवाब आना चाहिए। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि एजेंसीज हमारे पीछे पड़े हैं, वेंडेटा पॉलिटिक्स है, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये मीडिया में पहले भी आ चुका था। और अब जो व्यक्ति जिसके ऊपर खुद एक इन्वेस्टिगेशन या जांच चल रही है, वो जब बताते हैं कि इतनी महंगी पेंटिंग खरीदने के लिए दबाव बनाया गया उन पे जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तो ये सत्ता का दुरुपयोग भी है। और नेहरू गांधी परिवार ने इस प्रकार से किया, क्यों किया, क्या सोच थी, क्या तथ्य है, उनको आकर खुलकर जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। किस दुष्प्रभाव से, किस भय, डर, किस प्रलोभन, किस वायदे के कारण वो व्यक्ति दे रहा है जिसकी इतनी महान क्रेडिबिलिटी है, जिसको आप सरकार हर दिन फ्रॉडस्टर बोलते हैं, हिंदुस्तान का मुख्य फ्रॉडस्टर, जो सालों दर सालों से जेल में है, उसको आप आगे रखकर अपने राजनीतिक तीर चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिशोध का खेल खेल रहे हैं। ये कौन सा दुष्प्रभाव है आपका, कौन सा प्रलोभन है, एजेंसीज का दुरुपयोग करके वो सामने आएगा। ईडी ने आरोप लगाया कि राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर कपिल और धीरज बधावन ने संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से 5050 करोड़ रुपए के फंड की हेराफेरी की। इसी मामले में मार्च 2020 में राणा कपूर को गिरफ्तार किया गया था, तब से वो जेल में है। लेकिन अब राणा का गांधी परिवार को लेकर ये सनसनीखेज बयान आया है। राणा का ये बयान ईडी द्वारा कोर्ट में पेश किए गए सहायक आरोप पत्र में है। बयान में तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री
मुरली देवड़ा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने बताया कि देवड़ा ने उनसे कहा था कि पेंटिंग नहीं खरीदोगे तो उन्हें गांधी परिवार के साथ संबंध बनाने में दिक्कत होगी, साथ ही उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी नहीं मिल पाएगा। राणा कपूर ने दावा किया कि उन्होंने पेंटिंग के बदले 2 करोड़ रुपए के चेक का भुगतान किया। इसके बाद उन्हें मिलिंद देवड़ा ने बताया था कि इस पैसे से न्यूयॉर्क में सोनिया गांधी का इलाज हुआ है। कपूर ने ईडी को बताया कि सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल ने उनसे कहा था कि सोनिया गांधी के इलाज के लिए सही समय पर गांधी परिवार की मदद करके उन्होंने अच्छा काम किया है, लिहाजा पद्म भूषण पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा। वो लोग जो मृत हैं, जो जवाब देने में अभी समर्थ नहीं हैं, आप इस विषय में कभी तब नहीं बोली जब वो लोग थे, जिंदा थे, जवाब दे सकते थे, खंडन कर सकते थे। क्या करेंगे उनके पारिवारिक लोग मानहानि के विषय में या किसी और विषय में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि देश इतना आसान है बरगलाना और बहकाना? अगर आप समझते हैं तो आप खुद अपने मुंगेरी लाल के सपने देखते रहिए। इसके साथ ही राणा कपूर ने ईडी को दिए गए बयान में दावा किया कि साल 2010 में मुरली देवड़ा ने राणा कपूर से कहा था कि अगर वह पेंटिंग नहीं खरीदेंगे तो उन पर और यस बैंक पर इसका प्रतिकूल असर हो सकता है। राणा कपूर के मुताबिक देवड़ा ने इसके लिए कई कॉल किए और उनके घर और दफ्तर के चक्कर लगाए। राणा कपूर के आरोप सनसनीखेज हैं और ईडी ने राणा कपूर के बयानों को अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल किया है। अब देखना होगा कि कोर्ट राणा कपूर के इन बयानों को किस तरह से लेता है और आगे इस पर क्या कुछ होता है। नई दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। संकट के मद्देनजर इलेक्ट्रिक वाहनों को उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन देश में कई जगह पर इलेक्ट्रिक स्कूटर और उसकी बैटरी से जुड़े हादसे सामने आ रहे हैं, जिसमें लोगों की जानें तक जा रही हैं, जिसके चलते अब लोग चिंतित हैं और सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारे सहयोगी उमा सुधीर की रिपोर्ट। शुक्रवार को ही शिव कुमार ने एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर बूम कॉर्बेट 14 खरीदा था। स्कूटर की अलग हो जाने वाली बैटरी रात भर चार्ज करने के लिए लगाई। शनिवार सुबह सुबह बैटरी में धमाका हो गया। इससे लगी आग में 42 साल के शिव कुमार की मौत हो गई। उनकी पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों बेटियों का भी आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे 2 दिन पहले ही तेलंगाना के निजामाबाद में भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की अलग हो जाने वाली बैटरी चार्जिंग के दौरान फट गई। इस घटना में 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। इन दुर्घटनाओं के बाद सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़ी जांच के आदेश दिए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी निर्माताओं से कहा गया है कि वो गाड़ियों को खुद वापस मंगाएं। ऐसा ना करने पर उन्हें लापरवाही के लिए भारी जुर्माना देना होगा। इससे पहले 26 मार्च को पुणे में ओला के एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई थी। इसके मद्देनजर ओला इलेक्ट्रिक ने अपने 1441 स्कूटर वापस मंगाने का ऐलान किया है। अब उस बैच के सभी स्कूटरों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। ओला का कहना है कि उसकी बैटरी भारत की गुणवत्ता स्टैंडर्ड AIS 156 और यूरोप की गुणवत्ता स्टैंडर्ड ECE 136 जैसे मानकों पर खरी उतरती है। इससे पहले ओकिनावा ऑटोटेक अपनी 3000 गाड़ियों और प्योर EV 2000 गाड़ियों को वापस मंगा चुके हैं। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। और अब आपको फ्रांस लिए चलते हैं, जहां पर मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से जीत हासिल कर ली है और इस जीत के बाद वो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। मैक्रों को 58% वोट मिले हैं, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को 42% वोट मिले। इस चुनाव में महंगाई, रूस का यूक्रेन पर हमला और इस्लाम बड़ा मुद्दा बनकर उभरे। चुनाव जीतने के बाद मैक्रों ने पेरिस में आईफिल टावर से देशवासियों को संबोधित किया और लोगों का धन्यवाद भी दिया। मैक्रों की दूसरी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान।
नवनीत राणा की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा के जवाब में एनसीपी की महिला नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास के सामने नमाज, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, नवकार मंत्र के पाठ की अनुमति मांगी। उत्तर मुंबई से एनसीपी नेता फहमीदा हसन खान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस बात की अनुमति मांगी। फहमीदा हसन का कहना है कि वो हमेशा अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ और दुर्गा पूजा करती, लेकिन जिस तरह से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेकर देश के पीएम नरेंद्र मोदी को जगाना आवश्यक हो गया है। सुनील सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, एक के बाद एक ऐसे विवाद या एक के बाद एक ऐसा मुद्दा जिससे आम लोगों की जिंदगी में कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, जिन मुद्दों से असर पड़ता है उस पर कोई बात नहीं करता। बिल्कुल शारिक, ये राजनीति है और एक राजनीति के जवाब में दूसरी राजनीति, जहां एक तरफ हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करके राणा जो दंपति है, खासकर सांसद नवनीत राणा और रवि राणा, यहाँ मुंबई में 2 दिन रहे, उनके घर के सामने हंगामा चला और खूब उन्हें पब्लिसिटी भी मिली। हालांकि उसका अंत ऐसा हुआ कि दोनों को अब जेल में जाना पड़ा है, उनके खिलाफ राजद्रोह का धारा भी लगा दी गई है, जो जिस पर सवाल यहाँ उठाया जा रहा है। और ठीक वैसा ही हम कह सकते हैं फहमीदा हसन ने भी एक घोषणा कर दी है उसके जवाब में कि अब वो चाहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास के सामने जाकर नमाज, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा इत्यादि पढ़ें। उनका ऐसा कहना है कि अगर जिस तरह से नवनीत राणा कह रहे थे कि राज्य की स्थिति खराब है और जिसके लिए एक शनि लगा हुआ है, तो मुख्यमंत्री के निवास के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि दूर हो जाएगा, राज्य की स्थिति ठीक हो जाएगी। तो इनका कहना है कि देश में भी स्थिति बहुत खराब है, महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, तो क्यों न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास के पास इस तरह के पाठ किए जाए, हनुमान चालीसा या नमाज वगैरह, तो जो वहां पे जो शनि लगा है वो भी दूर हो जाएगा देश पर और देश में उन्नति होगी, ऐसा इनका एक कहना है। हालांकि ये बहुत ही स्थानीय नेता हैं ये, लेकिन उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा है और अनुमति मांगी है और ये घोषणा की है। तो एक जवाब के तौर पे देखा जा रहा है, एक राजनीति का जवाब दूसरे राजनीति के तौर पे फिलहाल इसे देखा जा रहा है, लेकिन कितनी गंभीरता से अभी लेना होगा इसे, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पार्टी की तरफ से अधिकृत इस तरह की या किसी बड़े नेता ने अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। शुक्रिया सुनील, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, अगला जो मुद्दा है उस पर भी हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो महाराष्ट्र में इन दिनों हनुमान चालीसा पाठ को लेकर जमकर सियासत चल रही है। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ को लेकर पिछले 2 दिन जमकर हंगामा हुआ। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उसके पति और विधायक रवि राणा की गिरफ्तारी हुई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर पथराव हुआ। इन सब के बाद आज शिवसेना ने अपने मुखपत्र में नवनीत राणा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला, जिसमें लिखा गया कि बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर हंगामा शुरू किया, ऐसे हंगामे का समर्थन नहीं किया जा सकता। आगे इसमें लिखा है कि नवनीत राणा की जिद मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ की क्यों है, इसके पीछे बीजेपी का कुंठित दिमाग है। सुनील है हमारे साथ। सुनील, एक के बाद एक हमला, पहले जेल और अब सामना के जरिए इस पूरी राजनीति पर सवाल उठाए। बिल्कुल शारिक, दरअसल शिवसेना कहीं न कहीं अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रही है हिंदुत्व के मुद्दे पे, जब से वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी उसने बनाई है और कांग्रेस एनसीपी के साथ रही है, और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। शिवसेना का ऐसा आरोप है कि नवनीत राणा और रवि राणा ने जो किया वो भी बीजेपी के स्तर पर ही उन्होंने किया, जबकि उनका अपनी पृष्ठभूमि खुद की एक तरह से आपराधिक है। उन्होंने याद दिलाया है कि राजनीति श्री राम की जा रही है, हनुमान जी की जा रही है, लेकिन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जबकि जो लोग आज हनुमान चालीसा पाठ या श्री राम की राजनीति कर रहे हैं उनका अपनी जो पृष्ठभूमि है वो आपराधिक है। खास करके नवनीत राणा के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति का जो चुनाव लड़ा वो फर्जी प्रमाण पत्र पे लड़ा और हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला भी दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला स्टे पे है क्योंकि सुनवाई वहां पर चल रही है। तो ऐसे लोग श्री राम की बात न करें, नाम न लें, ऐसा उनका कहना है। और इसी के तहत उन्होंने घेरने की कोशिश की नवनीत राणा की जगह कि किस तरह से बीजेपी ये खेल खेल रही है पर्दे के पीछे से, इस तरह उन्होंने हंगामा लगाया और हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कार की बात यहाँ पर की है। लेकिन यहीं पर ये भी भूल जाते हैं कि यही शिवसेना के ही कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ता 2 दिनों तक नवनीत राणा के घर के बाहर थे और सड़क पर जमा थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे। तो अगर हम हिंदू की संस्कृति संस्कार की बात करेंगे तो दोनों ही कहीं न कहीं उस पूरे मामले में दोषी पाए जा रहे हैं। जी, शुक्रिया सुनील इस पूरी बातचीत के लिए।
तो मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बीती रात दोनों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन पर देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया। शनिवार रात ही नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद खार पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर भी हमला हुआ, जिसमें वो घायल हो गए। इसके बाद बीजेपी ने मुंबई में लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाया। शनिवार के दिन उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद से मुंबई में जारी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। शनिवार रात खार पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में पुलिस की ओर से दलील दी गई कि लाउडस्पीकर को लेकर जारी विवाद के बीच नवनीत राणा और रवि राणा ने मुंबई आकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चुनौती दी, जिससे शहर में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। इससे कानून व्यवस्था अस्थिर होने की संभावना थी। इन दोनों को पुलिस ने नोटिस भी दिया। इसके बावजूद वो समाचार चैनलों पर बयान देते नजर आए। पुलिस ने कहा कि इस बात की जांच की जानी है कि क्या यह पीएम मोदी के मुंबई दौरे से पहले न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने और तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में देशद्रोह का भी मामला दर्ज किया है। यह मामला महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। पुलिस की इन दलीलों के बाद अदालत ने नवनीत राणा और रवि राणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई 29 तारीख को होगी। हम 27 तारीख को अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री के बारे में बयान दिया गया है, उसके तहत 124A लगाया गया है। आज पहली बार रिमांड एप्लीकेशन पढ़ने पे ये पता चलता है कि उन लोगों ने रवि राणा और उसकी मिसेस के खिलाफ एक नया एफआईआर तैयार किया है, जो कि 506/22 जो कि रात के 9 बजे के बाद में तैयार किया गया है। हमारे कंप्लेंट के बुनियाद के ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर हुआ 503/22 उसके बाद में, उसके अंदर इन लोगों ने 353 की कलम लगाई है। तो इनके प्लान्स एकदम बिल्कुल क्लियर है। It's absolutely dishonesty on the part of the government of Maharashtra as well as the police department. शनिवार रात इसमें एक नया विवाद तब जुड़ गया जब नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद खार पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला किया गया, जिसमें उन्हें चोट लगी। शुक्रवार रात बीजेपी नेता मोहित कंबोज की गाड़ी पर हुए हमले के बाद ये दूसरा ऐसा मामला सामने आया। इसके बाद बीजेपी की ओर से मुंबई में लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाया जा रहा है। ये जानकारी है, 5 ऑफिसर ने कहा हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप जाइए। दरवाजा खोल दिया, 70-80 लोगों ने हमला किया। पत्थर, कांच की बाटलियां, जूते, ऑल विजुअल्स आर अवेलेबल। पुलिस के सामने इतना बड़ा पत्थर फेंका जाता है, उनको जान से मारने का प्रयास किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही गलत इस प्रकार की परिस्थिति है। हम केंद्र सरकार से ये निवेदन करने वाले, होम सेक्रेटरी से निवेदन करने वाले कि जो पुलिस अपना कर्तव्य नहीं पहचानती उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जेड प्रोटेक्टिव को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता तो आम आदमी को पुलिस कैसे प्रोटेक्ट करेंगी। ये मामला अब लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा से कई आगे बढ़ चुका है। नवनीत राणा के मामले में अब जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। तो वहीं सोमवार के दिन गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने सभी पार्टियों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है ताकि लाउडस्पीकर के मामले में कुछ समाधान निकाला जा सके। लेकिन अब जब सड़कों पर भी हमले शुरू हो चुके हैं तो क्या ऐसे में इन मामलों में कोई समाधान निकलेगा? मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कल मुंबई के परेल इलाके पहुंचे, जहां उन्होंने शिवसेना के 80 साल के महिला कार्यकर्ता के घर जाकर उनसे मुलाकात की। राणा दंपत्ति ने मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने को कहा था, जिसका शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। वो मातोश्री और शहर के अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हो गए। इन्हीं कार्यकर्ताओं में यह 80 साल की बुजुर्ग महिला भी थी। इन्होंने कैमरे पर फिल्मी स्टाइल में कहा था, हम झुकेंगे नहीं। बीते 2 दिनों से ये मुंबई में चर्चा का मुद्दा बनी हुई थी। अब उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ उनसे मिलने उनके घर पहुंचे।
हिंसा का आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा वापस सलाखों के पीछे चला गया है, जिसके बाद सरेंडर किया उसने और अब उसे जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को सरेंडर के लिए 7 दिन का वक्त दिया था। आशीष मिश्रा को इस साल फरवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर कई सवाल उठाते हुए आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 4 किसानों और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्रा पर थार एसयूवी से किसानों को कुचलने का आरोप है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अमन कायम करने की कोशिश की जा रही है। कल जहांगीरपुरी में दोनों ही समुदायों के लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कहा कि उन्हें अमन चाहिए। यात्रा में शामिल लोगों ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी छतों और बालकनी से यात्रा में शामिल लोगों पर फूल बरसाए। दिल्ली के जहांगीरपुरी का कुशल चौक, हर तरफ चारों ओर दोनों समुदाय के लोग तिरंगा लिए अमन का पैगाम देते हुए। जो लोग यात्रा में शामिल नहीं हुए वो अपने छतों और छज्जों से लोगों पर फूलों की वर्षा से स्वागत करते हुए हर तरफ शांति बनाए रखने की अपील। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लड़ाई झगड़े से किसी का फायदा नहीं होता, सिर्फ भाईचारा। हम सब एक हैं। भाईचारा बनाना है, सभी को सिखाना है, सभी प्रेम से रहो। आपसी भाईचारा लगता है फिर से क्या मुझे? हमें तो भाईचारा चाहिए, भाईचारा ये चाहिए। शनिवार को इसी जगह पर हनुमान जयंती के दौरान हुई हिंसा में माहौल खराब हो गया था। रही सही कसर इलाके में हुई अतिक्रमण अभियान ने पूरी कर दी। हालात कंट्रोल करने के लिए पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया। हफ्ते भर की मशक्कत के बाद शुक्रवार को दोनों समुदाय की अमन समिति की बैठक हुई। फैसला लिया गया कि आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। फिर से धीरे धीरे नॉर्मलसी रिस्टोर हो रही है और पुलिस ने भी अपना अरेंजमेंट यहाँ पे काफ़ी स्केल डाउन कर दिया है। तो कम्युनिटी आपस में मिलजुल के रहना चाहती है, तो हम इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आज इस तिरंगा यात्रा के द्वारा ये एक संदेश देना चाहते थे कि अब हम फिर से मिलजुल के रहेंगे और भाईचारा रहेगा। अमन कमेटी के प्रयास और तिरंगा यात्रा से जहांगीरपुरी में जिंदगी अब फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद है। तिरंगा यात्रा के जरिए कोशिश है आपसी भाईचारे, प्रेम मोहब्बत को फिर से बहाल करने की, गंगा जमुनी तहजीब को फिर से आबाद करने की, जिसके लिए देश जाना जाता है। जहांगीरपुरी दिल्ली से कैमरामैन जेबीएल थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। सीबीएसई के 10वीं, 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम से कई खास चैप्टर्स हटाने पर विवाद उठा। 10वीं के पाठ्यक्रम से लोकतंत्र और विविधता का चैप्टर हटा दिया गया। इसके अलावा मुगल दरबारों का इतिहास, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे चैप्टर भी हटाने पर सवाल उठे। इतना ही नहीं, मशहूर शायर फैज अहमद फैज के 2 नज्म भी हटा दिए गए। 15 साल की कोपल शर्मा 10वीं की छात्रा हैं। उनकी नए सत्र की पढ़ाई इसी महीने शुरू हुई, लेकिन अब अचानक उनका इतिहास और राजनीतिक शास्त्र का पाठ्यक्रम अब बदल दिया गया है। सीबीएसई ने 10वीं के पाठ्यक्रम से लोकतंत्र और विविधता का ये पाठ हटा दिया है। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति सेक्शन के तहत उर्दू के मशहूर शायर फैज अहमद फैज की 2 नज़मों का अनुवाद भी हटा दिया गया है। इसके अलावा सीबीएसई ने 10वीं, 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम से इतिहास और राजनीति शास्त्र के कई पाठ हटा दिए हैं। जो पाठ हटा दिए गए हैं उनमें मुगल दरबारों का इतिहास, अफ्रीका और एशिया में इस्लामी साम्राज्यों का उदय, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध का दौर, औद्योगिक क्रांति के पाठ शामिल हैं। अभिभावकों का कहना है कि इससे छात्रों को कई खास विषयों का ज्ञान नहीं मिल पाएगा। उधर पाठ्य पुस्तक तैयार करने वाले इतिहासकारों का कहना है कि पाठ हटाने की इस प्रक्रिया में उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया। सेशन शुरू हो गया है, पढ़ाई शुरू हो गई है, सिलेबस डिसाइड हो गया है,
एकदम से आपने कहा एक दिन उठ के कि ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। अब उन टॉपिक से कुछ टॉपिक डालना भी तो पड़ेगा आपको। भाई पेपर का एक स्ट्रक्चर है, इतने नंबर का ये आता है, इतने नंबर का आता है, बच्चा छोटा कंफ्यूज रहेगा क्या आएगा क्या आनेगा। इसकी जगह क्या सिलेबस ऐड किया गया है, नोबडी नोज। आपने उठ के एक दिन कह दिया ये काट दिया हमने, ठीक है जी, काट दिया तो काट दिया, क्या कर सकते हैं। My first curiosity is to find out why, because no explanation has been given. I saw the syllabus and I saw the notification also. So I think it's quite arbitrary, and whatever consultation they had done, it's totally hidden from our eyes. It is hidden from teachers and students who are going to use these books. So it's not transparent. And once they give their reaction, then it's possible to comment. 2020 में सीबीएसई ने धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और राष्ट्रवाद जैसे अहम पाठ 11वीं क्लास से हटा दिए थे। तब विपक्ष ने कहा था कि ये स्वीकार नहीं हो सकता और ये एक बड़ी साजिश है। एक साल बाद इन विषयों को पाठ्यक्रम में बहाल कर दिया गया। एनडीटीवी ने ताजा बदलावों पर सीबीएसई का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पिछले साल एनसीईआरटी ने कहा था कि कोविड की वजह से शिक्षा पर जो असर पड़ा है उसकी वजह से वो सिलेबस को घटाएगी ताकि बच्चों पर बोझ कम किया जा सके। पर जिन विषयों को हटाया गया है उसकी वजह से कई सवाल खड़े हो गए हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलिन के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच कांग्रेस के खेमे में एक डील को लेकर हलचल मच गई। वो डील है प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक और टीआरएस के बीच। कांग्रेस को यह बात अखर रही है क्योंकि तेलंगाना में टीआरएस और कांग्रेस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर टीआरएस मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं आज प्रशांत किशोर के प्रस्ताव पर कांग्रेस नेताओं की 11 बजे बैठक होनी है। बैठक से पहले पी चिदंबरम की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों की कमेटी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी। कमेटी में जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला शामिल हैं। आज होने वाली बैठक में प्रियंका गांधी और ए.के. एंटनी भी शामिल होंगे। प्रशांत किशोर और टीआरएस की डील को लेकर कांग्रेस के तेलंगाना प्रभारी मनिकम टैगोर ने बिना नाम लिए ट्वीट किया, कभी भी ऐसे किसी शख्स पर भरोसा मत करो जो आपके दुश्मन का दोस्त हो। क्या यह सही है? यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर ने ईडी की पूछताछ में दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उन्हें एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया था। राणा कपूर के दावे के मुताबिक उस रकम का इस्तेमाल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इलाज के लिए किया गया था। राणा कपूर का यह बयान ईडी की ओर से दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दर्ज है। राजीव गांधी की यह एक पुरानी पेंटिंग है जिसे मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन ने बनाया था, लेकिन अब इसी पेंटिंग को लेकर विवाद हो गया है। यस बैंक के पूर्व सह संस्थापक राणा कपूर ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजीव गांधी की ये पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए उन्हें मजबूर किया और बाद में उसी पैसे से न्यूयॉर्क में सोनिया गांधी का इलाज हुआ। चुप्पी से बात नहीं बनेगी, इस पे स्पष्ट रूप से जवाब आना चाहिए। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि एजेंसीज हमारे पीछे पड़े हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स से, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये मीडिया में पहले भी आ चुका था। और अब जो व्यक्ति जिसके ऊपर खुद एक इन्वेस्टिगेशन या जांच चल रही है, वो जब बताते हैं कि इतनी महंगी पेंटिंग खरीदने के लिए दबाव बनाया गया उन पे जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तो यह सत्ता का दुरुपयोग भी है। और नेहरू गांधी परिवार ने इस प्रकार से किया, क्यों किया, क्या सोच थी, क्या तथ्य है, उनको आकर खुलकर जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। किस दुष्प्रभाव से, किस भय, डर, किस प्रलोभन, किस वायदे के कारण वो व्यक्ति दे रहा है जिसकी इतनी महान क्रेडिबिलिटी है, जिसको आप सरकार हर दिन फ्रॉडस्टर बोलते हैं, हिंदुस्तान का मुख्य फ्रॉडस्टर, जो सालों दर सालों से जेल में है, उसको आप आगे रखकर अपने राजनीतिक तीर चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिशोध का खेल खेल रहे हैं। ये कौन सा दुष्प्रभाव है आपका, कौन सा प्रलोभन है, एजेंसीज का दुरुपयोग करके वो सामने आएगा।
ईडी ने आरोप लगाया कि राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर कपिल और धीरज बधावन ने संदिग्ध लेन-देन के माध्यम से 5,050 करोड़ रुपए के फंड की हेराफेरी की। इसी मामले में मार्च 2020 में राणा कपूर को गिरफ्तार किया गया था, तब से वो जेल में है। लेकिन अब राणा का गांधी परिवार को लेकर ये सनसनीखेज बयान आया है। राणा का ये बयान ईडी द्वारा कोर्ट में पेश किए गए सहायक आरोप पत्र में है। बयान में तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने बताया कि देवड़ा ने उनसे कहा था कि पेंटिंग नहीं खरीदोगे तो उन्हें गांधी परिवार के साथ संबंध बनाने में दिक्कत होगी, साथ ही उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी नहीं मिल पाएगा। राणा कपूर ने दावा किया कि उन्होंने पेंटिंग के बदले 2 करोड़ रुपए के चेक का भुगतान किया। इसके बाद उन्हें मिलिंद देवड़ा ने बताया था कि इस पैसे से न्यूयॉर्क में सोनिया गांधी का इलाज हुआ है। कपूर ने ईडी को बताया कि सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल ने उनसे कहा था कि सोनिया गांधी के इलाज के लिए सही समय पर गांधी परिवार की मदद करके उन्होंने अच्छा काम किया है, लिहाजा पद्म भूषण पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा। वो लोग जो मृत हैं, जो जवाब देने में अभी समर्थ नहीं हैं, आप इस विषय में कभी तब नहीं बोली जब वो लोग थे, जिंदा थे, जवाब दे सकते थे, खंडन कर सकते थे। क्या करेंगे उनके पारिवारिक लोग मानहानि के विषय में या किसी और विषय में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि देश इतना आसान है बरगलाना और बहकाना? अगर आप समझते हैं तो आप खुद अपने मुंगेरी लाल के सपने देखते रहिए। इसके साथ ही राणा कपूर ने ईडी को दिए गए बयान में दावा किया कि साल 2010 में मुरली देवड़ा ने राणा कपूर से कहा था कि अगर वह पेंटिंग नहीं खरीदेंगे तो उन पर और यस बैंक पर इसका प्रतिकूल असर हो सकता है। राणा कपूर के मुताबिक देवड़ा ने इसके लिए कई कॉल किए और उनके घर और दफ्तर के चक्कर लगाए। राणा कपूर के आरोप सनसनीखेज हैं और ईडी ने राणा कपूर के बयानों को अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल किया है। अब देखना होगा कि कोर्ट राणा कपूर के इन बयानों को किस तरह से लेता है और आगे इस पर क्या कुछ होता है। नई दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इंडिया में 2 घंटे के दौरान हमने आपको बहुत सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो 5 खबरें हम दिखा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए, बताइए कौन सी खबर है जो आप दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, जहांगीरपुरी तिरंगा यात्रा, अमन का संदेश। नंबर 2 पर राणा दंपत्ति पर राजद्रोह की धारा लगाई गई। नंबर 3, प्रशांत किशोर की कंपनी से टीआरएस की डील, कांग्रेस में हलचल। नंबर 4, कीव से खबर, ज़ेलेंस्की से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री। और आखिर में नंबर 5 पर, शांघाई, एक दिन में कोरोना से 39 मौत, मचा हड़कंप।